भूपेंद्र शास्त्री जी आए और अपना मार्गदर्शन सभी लोगों को देने का कष्ट करें। ओम। प्रणाम सभी को। आज के इस योगा आहार कार्यक्रम में आप सभी बंधुओं ने मुझे आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से बहुत अभिनंदन करता हूँ। मेरी आवाज़ प्राप्त हो रही है क्या? जी आ रही है। जी, ओम बोल के कह देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ओम। ओम ओम ओम। बहन जो भी अपना योग करवा रही थी, बड़े दिनों के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी कोई टीचर जी मुझे बहुत डांट रही हैं, और इसीलिए मैंने अपना दृश्य केंद्र जो था वो बंद कर दिया था। और चूंकि मैं सुबह सुबह टहलने के लिए जाता हूँ, ये मेरा नित्य का प्रोग्राम है, लगभग ये समझिए कि 2 किलोमीटर पैदल चलना और वापस आना। आज सोच रहा था कि कहीं 10-15 मिनट में लेट ना हो जाऊं, और इसीलिए बने सिंह जी ने रात को ही मुझे समझा दिया था कि भाई साहब प्रयास करना है कि जल्दी से जल्दी आज आप योग आहार कक्षा में जुड़ जाए। दृश्य दूरसंचार माध्यम से आप सभी बंधुओं को मैं पिछले 10-15 दिनों से योगाहार के इस कार्यक्रम में देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ। बंधुओं, आपके इस कार्यक्रम की लिंक तो मुझे साल भर पहले ही प्राप्त हो गई थी, किंतु मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उस वक्त आपके साथ नहीं जुड़ पाया। हो सकता है मेरे दिमाग में कोई दूसरा कॉन्सेप्ट चल रहा हो, किंतु देर आए दुरुस्त आए, ऐसी कहावत को सिद्ध करते हुए मैं आप लोगों से जुड़ा हूँ। वर्चुअली बैठक लेने का मुझे इतना अनुभव नहीं है, मैं सीधे कांटेक्ट में रहने वाला इंसान हूँ। किसानों के बीच जाना मेरा शौक है और मुझे अच्छा भी लगता है। जब ये बात हुई कि हमको प्राकृतिक खेती, जैविक खेती के विषय में कार्य करना है, ऐसा मन में आया, और तभी से धारणा बना ली कि हमको कुछ करना चाहिए। आप सभी लोगों के अनुभव जब से मैं सुनने लगा हूँ, तब से मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि शायद हम किसानों के लिए अभी तक कुछ कर ही नहीं पाए हैं। हम लोग मालवांचल के, मध्य प्रदेश के मालवा प्रांत और मालवा प्रांत के अंदर भी सोंदवाड़ी क्षेत्र के अंदर रहते हैं। प्रकृति ने हमें विंध्याचल पर्वत की छोटी छोटी पहाड़ियां दी है, कुछ मैदानी क्षेत्र भी दिया है, और हमारे पास में अरावली पर्वत श्रृंखला भी लगती है। खेती कहीं मजबूत है तो कहीं हल्की है। पानी हमारे यहाँ पहले बहुतायत में होता था, इसीलिए शायद हमने जल संरक्षण के ऊपर कार्य कम किए हैं, किंतु अभी पानी बहुत नीचे चला गया है और कृषि बहुत महंगी हो गई है। आज से 20-22 साल पहले जब किसानों के हित की लड़ाई लड़ने के लिए घर से निकले, तो उस वक्त दो पंक्तियां गाया करते थे, करे राष्ट्र निर्माण, बनाए मिट्टी से अब सोना। सस्य श्यामलाम सुजलाम सुफलाम, धरती के हमवासी, फिर भी मेरे महादेश की जनता रहे उपासी। किंतु अभी देखने में आया है, किसानों ने उपासी जनता से दूर खाद्यान्न के भंडार भर दिए हैं। भारत सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार उतने अनाज को इकट्ठा रखने की व्यवस्था भी नहीं कर पाती है, जितना विपुल उत्पादन अब आज हमारे किसान बंधु कर रहे हैं। कल मुझे मेरे क्षेत्र के एक किसान नेता, उन्होंने एक पोस्ट डाल के कहा कि 2 रुपए किलो लहसुन और 5 रुपए किलो प्याज बिक रहा है भाई साहब, और भंगार हमारे यहाँ 40 रुपए किलो बिक रहा है। किसानों की अथक मेहनत का परिणाम मंडियों में जब इस प्रकार से आता है तो मन बहुत
दुखी हो जाता है। सरकारें बहुत अच्छा काम करती हैं, अच्छी अच्छी योजनाएं बनाती हैं, लेकिन धरातल पर वो योजनाएं लागू नहीं हो पाती हैं। उत्पादन विपुल हो जाने के कारण डंपिंग स्थिति होती है, और डंपिंग स्थिति के कारण बाजार से हमें भाव नहीं मिल पाता है, और फिर कृषि से रुझान कम होता है। पिछले 70 सालों में यदि इस देश के अंदर कोई रकबा घटा है तो वो किसानों का रकबा घटा है। सबसे बड़ी समस्या है, हम पहले किसान बंधु के रूप में अगर हमारी कृषि के क्षेत्र को देखा जाए, हम 87% के लगभग कृषि करते थे। धीरे धीरे सिमटते सिमटते हम 67% कृषि क्षेत्र पे आ गए हैं। इसके बावजूद भी उन्नत तकनीक और शारीरिक श्रम के बल पर किसान विपुल मात्रा में पैदा कर रहा है। अब वो पैदा क्या कर रहा है, इस विषय पर हम काफी दिनों से चर्चा कर ही रहे हैं। जहर डाल रहा है, जहर पैदा कर रहा है। खाद्यान्न की समस्या पर भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर जी शास्त्री ने एक बार इस देश से आह्वान किया था कि आप लोग सोमवार का एक टाइम का व्रत रखिए। अगर हम एक समय भोजन नहीं करेंगे तो इस देश को हम हथियार दे सकेंगे। तब इस देश के किसानों ने एक संकल्प लिया और ये कहा कि हम हमारे देश के भंडारों को भर देंगे, आप हमें सिर्फ संसाधन मुहैया करवाइए। हमारे संसाधन की मांग आज तक पूरी नहीं हुई। किसान खेती में जी तोड़ मेहनत करता है, बाजार जब जाता है तो उसके हाथ में कुछ नहीं होता है। उन्नतशील फार्म हाउसों की हमारे यहाँ अभी कमी है, उन्नतिशील किसानों की भी कमी है। चंद उदाहरण ही हम अगर गिन पाएंगे तो एक लिस्टिंग कर सकेंगे और पता चल जाएगा कि कितने लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनकी गिनती की जा सकती है। लेकिन सर्व किसान समाज के अंदर अभी बहुत समस्याएं हैं। रकबा घट गया है, जोत कम हो गई है, संसाधन में कमियां आ गई हैं। जिन संसाधनों की हमें आवश्यकता नहीं है वो हमारे ऊपर अब थोप दिए गए, और हम लोग भी माइंड से वैसे ही हो गए, दिमाग से वैसे ही हो गए, सेट हो चुके हैं। हमारे दिमाग में ये तय हो गया है, खेती अब ट्रैक्टर के बिना नहीं होगी, खेती अब रसायन के बिना नहीं होगी, खेती अब डीएपी के बिना नहीं होगी, खेती अब यूरिया के बिना नहीं होगी। घर में जो फैक्ट्री थी हमारे पास, उसको हमने छोड़ दिया है, वो छूटी हुई कहलाने लगी है, उससे उत्पादन लेना हमने बंद कर दिया है। बंधुओं, बड़ी समस्या है। इस सदन के अंदर सभी सुधी लोग उपस्थित हैं जो जैविक और प्राकृतिक कृषि पर कार्य कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, जब से मैं जुड़ा हूँ तब से मैं देख रहा हूँ, कोई ना कोई अच्छा कार्य आप सब लोग कर रहे हैं। फिर भी पीड़ा का विषय है कि बाजार की उपलब्धता अभी भी हमारे सर्व किसान समाज के पास नहीं है। प्याज हो, लहसुन हो, सोयाबीन हो, अन्य कोई भी फसल हो, जब वो तैयार होकर आती है तो बाजार में उससे सिर्फ चंद मिनटों में ही लूट लिया जाता है। आज भी किसान को अपने उत्पादित अन्न, धान, तिलहन, दलहन किसी का भी भाव करने का हक नहीं है। अच्छे मन से, स्वस्थ मन से अगर कोई योजनाएं बनाई भी जाती हैं तो वो धरातल तक पहुंच ही नहीं पाती है। 2014 के बाद हम देख रहे हैं देश के अंदर एक अच्छी सरकार कार्य कर रही है, बड़े मन के साथ काम कर रही है, किंतु अभी भी कुछ कमियां हैं। आपके द्वारा कृषि क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को मेरे द्वारा वाचिंग किया गया है, सुना गया है, समझा गया है। ज़्यादा तो नहीं, किंतु मेरा प्रवास लगभग 1000-2000 गांवों का हुआ है।
पिछले 5 वर्षों में भिन्न भिन्न गांवों की यात्रा हुई है। मध्य प्रदेश के गांवों की यात्रा हुई है, राजस्थान के गांवों की यात्रा हुई है, सुदूर बाड़मेर जिले तक मेरा जाना हुआ है। जीरे की फसल, अजवाइन की फसल या खजूर वहाँ पर अभी उगाया जाने लगा है, उसको मैंने समझा है। हमारे क्षेत्र में सोयाबीन, मक्का, ज्वार ये फसलें होती हैं। अभी भी हम पारंपरिक फसलें ही करते हैं, लेकिन इस बीच भी हमें नीमच जिले की धरती पर जब हम किसानों के बीच जाते हैं तो वहाँ हमको अफीम की फसल देखने को मिलती है। नई नई फसलें अब किसान करने लगे। ताइवान पिंक जामफल हो, इलाहाबादी गोला हो, या ड्रैगन फ्रूट जो अभी नया मार्केट में आया है और काफ़ी ऊंची कीमत पर बाज़ारों में बिक रहा है, उसकी खेती भी अब हमारे किसान धीरे धीरे करने लगे हैं। लेकिन मुझे फिर से अपने दिल में वही शंका प्रकट होती है कि हमें बाज़ार नहीं मिल पाता है। ऋण की समस्या के कारण आज सर्वाधिक आत्महत्या करने वालों की संख्या हमारे ही परिवार के लोगों की है। किसान समाज सबसे ज़्यादा आत्महत्या कर रहा है। ये चिंता का भी बहुत बड़ा विषय है। आप लोगों की पॉजिटिव एनर्जी के बीच मुझे ऐसा लगता है शायद मैं नेगेटिव एनर्जी का संचार कर रहा हूँ। ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी बात दर्द की है। वो कहीं का भी किसान हो, दर्द एक जैसा है। बहुत पहले सूरत में एक कार्यक्रम हुआ था किसानों का, उसमें मुझे जाना हुआ। पूरे देश के किसान बंधु अपनी बात को मंच से कह रहे थे। लगभग आधे किसानों की भाषाएं मैं समझ भी नहीं पा रहा था, लेकिन उनके बोलने के तरीके से, उनके भाव से ये महसूस हो रहा था कि जो मैं सोंदवाड़ी किसानों की समस्या है, वही बुंदेली किसानों की समस्या है, वही कानपुरी किसानों की समस्या है, वही असमी किसानों की समस्या है, वही ओडिया किसानों की समस्या, वही राजस्थान के किसानों की समस्या है, वही पंजाब के किसानों की समस्या है, वही महाराष्ट्र के किसानों की समस्या, वही गुजरात के किसानों की समस्या है। किसान समस्याग्रस्त ही है, ऐसा मेरा मानना है। कहीं ना कहीं किसान भी इसके लिए दोषी है। कहीं ना कहीं किसान भी इसके लिए दोषी है। किसान को अपने खुशहाल जीवन के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए। अभी बंधु ब्रवने सिंह जी के साथ हम प्रतिदिन किसानों के बीच जा रहे हैं। संध्या का समय 7 बजे जैसे ही सूर्यास्त होता है, हमारी मोटरसाइकिल किसी न किसी गांव के चौराहे पर जाकर खड़ी हो जाती है। वहाँ 10-20 किसानों के साथ बैठक होती है, बातचीत की जाती है। और जब हम उनसे ये कहते हैं कि खेती की लागत बढ़ रही है, खेती में खर्चा बढ़ रहा है, और उस खर्चे को हम अगर रोक लेंगे तो हमें बाजार से जो प्राप्त होने वाला मूल्य है, वह मूल्य प्रॉफिट का होगा, लाभ का होगा, खेती लाभ का सौदा होगी। जब ये बात उनके सामने कही जाती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम शायद कोई स्वप्न वाली बात कर रहे हैं। विश्वास ही नहीं होता है, क्योंकि उन्हें आदत हो गई है रसायन डालने की, कीटनाशक डालने की। और यही रसायन और कीटनाशक सबसे बड़े दुश्मन के रूप में आज किसानों के बीच है। खेती की जोत जब हमारे पास 50 बीघा, 100 बीघा, हमारे यहाँ बीघा कहा जाता है, आप लोग एकड़ में समझते हैं, तो 25 एकड़ 50 एकड़ की थी। हम लोग बैलों से खेती करते थे। आज हमारे पास कृषि जोत 2.5 एकड़, 3 एकड़, ये बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे तो 5 एकड़ सर्व किसान समाज की जोत आएगी। इतनी भी अब शायद बची नहीं है, क्योंकि सीमेंट और कंक्रीट के जंगल खड़े हो। कृषि जोत जब छोटी हो गई है तो हम उसे हाँकने के लिए, जोतने के लिए 50 हाउस पावर का ट्रैक्टर यूज कर रहे हैं। और ये मजबूरी भी हो गया है, क्योंकि हमने हमारी जमीन की सेहत,
को बिगाड़ लिया है। माता पृथ्वी पुत्रो अहम पृथ्व्या, ये माँ धरती माँ है और हम इसके पुत्र हैं। माँ का अपने पुत्र के साथ सीधा रिलेशन है। यदि धरती की सेहत बिगड़ रही है तो पुत्र, उस पर जीवन भूमि पुत्रों की भी सेहत जरूर बिगड़ेगी। यह हमें समझना है। आज हम बाजार जाकर बहुत सारे कमाई हुई हमारी धन दौलत को हम फिर से उन्हें दियाते हैं। मेरे मित्र तो कहते हैं कि हम खाद वाले के लिए कमाई कर रहे हैं, हम कीटनाशक वाले के लिए कमाई कर रहे हैं, हम अपने लिए कोई कमाई नहीं कर रहे हैं, हम अपने बीजों से दूर हो रहे हैं। बीज भी हमारे लगभग अब खत्म होने वाले हैं। किंतु कल दैनिक योगाहार कार्यक्रम के इस ग्रुप में मैंने देखा है, एक वाराणसी के सज्जन हैं रघुवंशी जी, उन्होंने एक नया बीज कल हमको देखने को दिया है। तुवर कुदरत 3 के नाम से उन्होंने बताया है। अच्छा है, लेकिन हम उगा सब लेंगे। समस्या फिर वहीं आएगी कि जब हम मंडी करने जाएंगे, हम बाजार में जाएंगे तो फिर लूट ली जाएंगे। बाजार व्यवस्था के लिए इस साल भारत सरकार ने एक अच्छा कानून पास किया था। शायद उससे कंपटीशन होगा, लेकिन राजनीति की भेंट चढ़ गया कानून। ऐसे ही यूपीए की सरकार में भी एक कानून आया था 2013 के अंदर, कृषि भूमि अधिग्रहण कानून बन के आया था। वो उस सरकार का शायद बहुत अच्छा कानून था, जो किसान हित में कार्य कानून था वो। लेकिन उसको भी देखा है कि धरातल पर उस कानून का भी जो लागू होना है ना, वो उस तरीके से हो नहीं पाया। कानून में था कि किसान की यदि भूमि अधिग्रहण की जाएगी तो उसे 5 गुना बाजार मूल्य दिया जाएगा। अभी कुछ दिनों से मैं क्या कहना चाहिए, वनवास कार्यकाल पे ही था। एक तरह से मैं कृषि क्षेत्र से दूर चला गया था, और अभी भी इस साल भी मैंने अपनी खेती को अपने हाथ में नहीं लिया है। अभी भी वो लीज पे ही है। पिछले 5 सालों से मैंने अपनी खेती को किसी बंधु को करने के लिए दे दिया है, क्योंकि मैं जब हिसाब मिलाता था तो मेरे पास उसका कोई शेष नहीं बचता था। गणित जब हम लगाते हैं अपनी कृषि कार्य में किए हुए कार्य में, तो लास्ट में हमको कुछ भी नहीं मिलता है। और जब वो शून्य बार बार शून्य आता है, बार बार शून्य आता है, तो घर के बुजुर्ग नाराज होते हैं कि हम अपने धन का क्षय कर रहे हैं। और फिर मैं तो समाज से पंडित हूँ, मांग के भी खा सकता हूँ, लेकिन सर्व समाज किसान ये नहीं कर सकता कि वो प्रवासी जीवन जी ले या मांग के भी खा ले। उसे तो खेती करना ही है। असंतुष्टो दुजानिष्ठा संतुष्टो च महीपति, लज्जाया नाम गणिका नष्टा निर्लजाय सकलांगना। ब्राह्मण हमेशा संतुष्ट रहता है, हमेशा उसका मन संतुष्टि का रहता है। लेकिन ऐसे विषम समय में जब चारों तरफ से कृषि क्षेत्र में कुछ स्थिरता नहीं है, कैसे संतुष्ट रहे? रहना तो उसे समाज के बीच में है। और किसान भी संतुष्ट कैसे हो सकता है? उसे भी अपने परिवार का पालन पोषण करना है, उसे इस देश का पालन पोषण करना है। मुझे वाकया याद आ रहा है, एक बहुत पुराना वाकया। इंदौर से मैं बस में सफर करते हुए उज्जैन के लिए आ रहा था। पुराना दौर था, 2003 से पहले का। बातचीत हो रही थी गाड़ी में, जैसा जनरली हम भारतीयों का स्वभाव होता है कि हम किसी न किसी विषय के ऊपर कोई ना कोई चर्चा रेलगाड़ी में या बस गाड़ी में कर लेते हैं। तो किसानों के ऊपर चर्चा हो रही थी। मुझसे एक बहन ने, जो कि एक उच्च अधिकारी थी, उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है। मैंने अपना नाम भूपेंद्र शास्त्री किसान बताया परिचय में। तो उन्होंने मुझे एक कंच कसा था जो मुझे आज भी खलता है। उन्होंने कहा, आप वही किसान है ना जो बिजली की चोरी करते हैं? आप वही किसान है ना जो आंकड़ियां डालकर लाइट चुराते हैं? बहन राजस्व की उच्च अधिकारी थी।
ससम्मान मैंने उनसे कहा, जी बहन जी, मैं वही चोर किसान हूँ जो आंकड़ियां डालता हूँ, चोरी करता हूँ बिजली की और पानी निकालता हूँ कुएं से। अपने खेतों को मैं पानी पिलाता हूँ और उसमें धान उपजाता हूँ, अन्न उपजाता हूँ और आपके बच्चों के उदर का पोषण तैयार करता हूँ। आप बाजार से पैसा कमा सकती हैं मैडम, सरकार से तनख्वाह ले सकती हैं, लेकिन आप अन्न नहीं पैदा कर सकती हैं। अन्न पैदा करने के लिए, राष्ट्रीय कार्य करने के लिए ये किसान समाज हमेशा तैयार रहता है। भारत का किसान जो अन्न पैदा करता है वह राष्ट्रवादी है, इस देश के लिए अर्थ तैयार करता है, वह बहुत सारी विदेशी पूंजी बचाता है। कल रात हम सुसनेर तहसील के शामपुरा गांव के अंदर एक चौपाल पर बैठे हुए थे और वहां हमारे किसान साथी हमारे साथ बैठे हुए थे, बने सिंह जी मेरे साथ मौजूद थे। बातचीत कर रहे थे। मुझे शॉर्ट मेमोरी की प्रॉब्लम है थोड़ा सा, मैं कभी कभी बोलते बोलते भूल भी जाता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। शायद यही हमारी कमजोरी भी है। लिखा हुआ कुछ है नहीं मेरे पास, ऐसे कोई पॉइंट मैंने तैयार किए नहीं कि मुझे क्या बोलना है आपके बीच में, पर दर्द है वो मैं बयान करता रहा हूँ। किसानों के बीच में बैठे बैठे जब कोई भी चर्चा होती है तो चर्चा आती है कि भाई साहब आपने आज से 15 साल पहले एक आंदोलन किया था, हमें वो याद है। आज से 15 वर्ष पहले हमारे क्षेत्र से भारत सरकार की पेट्रोलियम कंपनी है बीपीसीएल, उसकी डीजल पाइपलाइन हमारे यहाँ से निकल रही थी। आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब का शायद मेरे को ऐसा ज्ञात है कि प्रवास हुआ है, मैना आए हैं आप, और विराटा जी आए थे जी 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 मैंने जी, आए थे। मैना आप आए हैं। तो मैना बामनिया खेड़ी, ऐसे उसके पास का एक गांव है बामनिया खेड़ी, और उसके आगे पीपलिया, ऐसे करके हमारे 4-5 गांव उस लाइन में हैं। और मैना से ही वो डीजल पाइपलाइन गुजरी है। 2005-6 की बात है। एक दिन मैं बाजार में घूम रहा था, मेरे मामा के लड़के मुझे मिले, भाई साहब अपने को वीडियो कैसेट बनवाना है। मैंने कहा वीडियो कैसेट का क्या करोगे? तो बोले कि भाई साहब वो अपने आज खेत में बगीचे के अंदर आज वो जो फोकलैंड मशीन है बोले वो चलने वाली है। तो मैंने कहा अपने आप फोकलैंड मशीन क्यों चलने वाली है? तो बोले कि संतरे के जो अपने बड़े बड़े पौधे हैं इनके ऊपर से वो फोकलैंड निकल के जाने वाली है, और बीपीसीएल की जो डीजल पाइपलाइन है वो अपने इस बगीचे में से गुजरने वाली है। तो मैंने कहा यार ये गुजरने वाली है तो अपन क्या कर रहे हैं? तो बोला अपन वीडियो शूटिंग करवाने चाहते हैं। तो वीडियो शूटिंग करने के बाद क्या करेंगे? बोला अपन कोर्ट में केस लगाएंगे और कोर्ट में केस लगाकर फिर अपन उन फसल का मुआवजा लेंगे। तो मैंने कहा जज साहब को इतनी फुर्सत है कि वो आपकी वीडियो कैसेट देखेंगे। मैंने उसको अपने शहर से वापस किया और अपनी बाइक लेकर मैं स्थान जहाँ पर ये काम होने वाला था उस स्थल पर गया। बने सिंह जी मुझे पहली बार वहीं मिले थे। वो फोकलैंड मशीन मामा के खेत पर आने वाली थी, उससे पहले एक बड़ा रास्ता सरकारी निकलता है वहाँ से, पैदल रास्ता जिस पे गाड़ियाँ, ट्रैक्टर्स और किसी ज़माने में बसें भी चलती थी उस रास्ते पे। तो उस सरकारी रास्ते पे 30-40 फीट की जगह थी, उस पर मैंने अपना एक केसरिया ध्वज लगाया और मैं वहाँ खड़ा हो गया और मैंने कहा कि जब तक हमारी फसल की मुआवजे की बात नहीं होगी तब तक हम आपको यहाँ काम नहीं करने देंगे। बंधु, आप हमारे मुआवजे की पहले बातचीत कर दीजिए। हम तो किसान लोग हैं, पैदा करते हैं, पैदा करने के बाद उसकी मार्केट में उसे बेच देते हैं, और बेचने के बाद जो हमारा वजन होता है वो हमें बता दिया जाता है और हमारी राशि हमें बता दी जाती है। वो चाहे हमारे से कितनी भी हो, आप हमें अभी बता दीजिए, उसके बाद ही आप हमारे बगीचे में आपकी मशीन ले जा पाएंगे। ऐसे एक छोटा सा आंदोलन उस वक्त हमने खड़ा किया। आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब, मैं आपको क्या बताऊं, बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। लगभग 3.5 वहां तक हमने किसानों की इस आवाज को बुलंद किया और आखिर में भारत पेट्रोलियम कंपनी को हमसे बातचीत करने के लिए हमारे खेत पे आना पड़ा। उन्होंने हमें बहुत सारे लोभ दिए, लालच दिए। हमें ये कहा कि आप हमारे साथ फलाने हमारे ऑफिस में आ जाइए, वहाँ बैठ के बात करते हैं। उस वक्त के तत्कालीन शाजापुर जिला अखंड होता था हमारा,
वो शाजापुर जिले के कलेक्टर महोदय ने भी चर्चा की, एसपी महोदय ने भी चर्चा की, वो हम लोगों के बीच में आते रहे। हमने सिर्फ एक बात की, लॉ एंड ऑर्डर का पालन करना हमारा काम नहीं है, वो सरकार का काम है। हमें हमारे हिस्से का पैसा मिल जाए, हम अपनी जगह छोड़ देंगे। कानून के अंतर्गत जो आपको किसान के खेत से निकलने की इजाजत मिली है, उसके लिए हम नहीं रोक रहे हैं। आप अपने संसाधनों का इस्तेमाल कीजिए और हमारे खेतों से निकल जाइए, और यदि आप हमें नुकसान पहुंचा के जा रहे हैं तो उसकी भरपाई करके जाइए। सिर्फ 2 विषय पर हमने चर्चा की, इसके आगे हमें कोई काम नहीं करना है। किसानों में एक जागृति उस वक्त आ गई थी। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, संतरे के सिंगल प्लांट का हमने मुआवजा 2005 या 6 का विषय है, ये 25,000 रुपए लिया है। 25,000 रुपए आज भी संतरे के एक वृक्ष को यदि हम नष्ट करते हैं, उसका मुआवजा नहीं मिला है। और ये सिर्फ किसान यूनिटी के आधार पर हमने लिया था। पर प्लांट पहली बार मुआवजा तय हुआ था। उस लड़ाई को हमने उस वक्त के किसानों के साथ में लड़ा। मेरे मामा के यहां से वो निकल रही थी, इसलिए मेरा थोड़ा सा स्वार्थ था। 100 पौधे हमारे उसमें सर्वे में आए थे कि हमारे 100 पौधे जो 4.5 साल या 5 साल के थे वो जाने वाले हैं, लेकिन हम लोगों ने 60 पे उनको सीमित कर दिया। 40 पौधे हमने उसमें से बचा लिए। उन्हें हमसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, आपको तो पैसा मिलेगा 25,000 रुपए से, आपको 40 पौधों के और पैसे मिलेंगे। हमने कहा पैसे नहीं चाहिए हमको, हमको पौधे चाहिए। हमारे पौधे हमने बहुत मेहनत से तैयार किए। एक वृक्ष या एक पौधे को तैयार करने में आप तो बड़े कृषक हैं, कितना श्रम लगता है। एक बच्चे की तरह उसका लालन पालन पोषण होता है। आप हमारा एक पौधा काट रहे हैं, एक बच्चे की तरह हमारा पौधा काट रहे हैं। तो हम अपने अधिकतम बच्चों को बचाना चाहते हैं। 25,000 पर प्लांट हमने संतरे के पौधे का मुआवजा लिया। सीताफल जो होता है उसका 6,000 रुपए मुआवजा लिया। बहेड़े का 7,000 रुपए लिया, और आम के वृक्ष का 80,000 रुपए। लकड़ी हमारी होगी, लकड़ी हम आपको ले जाने नहीं देंगे। केवल फसल मुआवजा ले रहे हैं हम आपसे। उसमें जो लगने वाली फसल है, जो आप किसान को नुकसान देने वाले हैं, हम उसका मुआवजा ले रहे हैं। मेरा कहना है उत्पादन कर सकते हैं, विपणन कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से किसान को नुकसान पहुंचाया जाता है ना, उस नुकसान की भी भरपाई हम किन्हीं अन्य माध्यमों से भी करना चाहिए। वो लड़ाई हमने लड़ी। हमने फसल तैयार की, गेहूं की फसल तैयार की। जो भूसा होता है, जिसे हम शुक्ला बोलते हैं हमारी यहाँ की भाषा में, शुक्ले का भी पैसा लिया हमने। आप गेहूं का फसल देते हो आप हमें, लेकिन शुक्ला जो है वो हमारे पशुधन के काम में आता है। भूसा जो है वो हमारे पशु खाते हैं, तो आप उसका भी नुकसान कर रहे हो, तो हमें भूसे का भी पैसा चाहिए। हमने भूसे का पैसा भी लिया। गेहूं का मुआवजा तो लिया ही लिया, लेकिन हमने भूसे का लिया। हमने कहा सूखे का साल है, हम अपने पशुओं के लिए भूसा कहां से लाएंगे। चने का पैसा, सबका पैसा गाइडलाइन से ऊपर जाके लिया, नाक दबा के लिया। आज के इस सत्र में मेरी जो पीड़ा है वो यह है कि सरकारों ने किसानों के हित में बहुत काम किया, किंतु इसको इंप्लीमेंट सही नहीं हो पाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इस वक्त जो किसान समाज के अंदर है वो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा एक योजना संचालित होती है जिसे फसल बीमा योजना कहा गया है। वो फसल बीमा योजना किसानों के हक में बहुत बड़ी योजना है, लेकिन उसका धरातल पे जो इंप्लीमेंट है ना, उसका जो क्रियान्वयन है, वो इतना गंदा है कि उससे किसानों को कोई फायदा नहीं मिलता। मैं एक राजनीतिक दल से जुड़ा होने के कारण शायद इसकी लड़ाई फ्रंट पे लड़ने की स्थिति में नहीं था, किंतु अभी अभी मन हुआ है कि जब शोषण हो रहा है तो शोषण के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। वो खड़े होने का तरीका ये नहीं कि हम केवल विरोध ही करें, हम जागरूकता भी तो कर सकते हैं ना। हम जागरूकता के विषय को लेकर
फसल बीमे की भी चर्चा अब गांव की चौपाल पर कर रहे हैं। किसानों से यह कह रहे हैं कि यदि आपके खाते से पैसा कटा है तो आपने जानकारी होना चाहिए कि आपके खाते में कितना पैसा कटा है। किसानों से यह भी कह रहे हैं कि यदि आपका पैसा कटा है तो आपको पता होना चाहिए कि वो पैसा किसे दिया गया है। मध्य प्रदेश में वो कौन सी कंपनी है जो फसल बीमे की राशि की प्रीमियम लेती है आपसे, और आपकी जानकारी में होना चाहिए कि इफको टिपको ने लिया है, रिलायंस ने लिया है, किस कंपनी ने आपसे वो पैसा लिया है, ये आपकी जानकारी में हो। और यदि इस देश के अंदर बीमा पॉलिसी मिलती है, अगर व्यक्तिगत बीमा करवाते हैं तो हमें पॉलिसी मिलती है। यदि हम मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो उसकी पॉलिसी मिलती है, 4 व्हील खरीदते हैं तो उसकी पॉलिसी मिलती है। तो फिर फसल के बीमे की पॉलिसी किसान को क्यों नहीं मिलती है? क्या इस विषय पर सरकारें स्वस्थ नहीं है, या इस देश की गवर्नर जो बॉडी है जो इस देश को चलाती है या इस देश के इस प्रांत को चलाती है, वो सरकारें या वो सरकारी कर्मचारी स्वस्थ नहीं है? क्यों वो किसानों को उसके फसल बीमे की कॉपी नहीं देते हैं, पॉलिसी नहीं देते हैं? यदि बहुत अच्छी तरीके से इस बातचीत की जाए और हमें सिर्फ किसानों को उसकी पॉलिसी मिल जाए, तो जो नियम फसल बीमा योजना के हैं वो किसान के हित में बहुत होते हैं। पिछले 5 दिनों से हमारी जो निर्मल जैविक ग्राम यात्रा है, उस यात्रा के अंदर हम जब किसानों से पूछते हैं कि आपके यहाँ पिछले साल सोयाबीन में क्या हुआ था, तो वो बोलते हैं हमारी देशी भाषा में कि बाया बीज नहीं व्या, मतलब जो बीज हमने डाला था खेतों में वो बीज भी हमको प्राप्त नहीं हुआ। तो फिर कहते हैं कि फिर तो आप सब ऋणी किसान हैं, और ऋणी किसान हैं तो आप सभी लोगों का फसल बीमा हुआ होगा, और आप सभी लोगों का फसल बीमा हुआ है तो जरूर आपको मुआवजा मिला होगा, क्योंकि आपका तो फसल हुआ ही नहीं है ना, फसल भी नहीं हुई है और मुआवजा भी इस वर्ष नहीं मिला है। ये 2021-22 के सत्र की कहानी है किसानों की। सब शांत हैं, सभी लोग बड़े बड़े मुद्दों में उलझे हुए हैं जिनकी मैं बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरा समाज बहुत परेशान है। वो हाथ पे हाथ धर के बैठा है, उसे ये नहीं मालूम है कि मेरा फसल बीमा हुआ है, मेरी प्रीमियम काटी गई है, पर किसने काटी है उसे कुछ भी पता नहीं है। हम एक जागरूकता अभियान आपके निर्मल जैविक ग्राम यात्रा के साथ कर रहे हैं और किसानों से कह रहे हैं कि आप अपनी पॉलिसी अपने उस सहकारी समिति के सचिव से मांगिए, उस बैंक से जिससे आपने ऋण लिया है, चाहे वो एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसी है, कोई भी हो, उस बैंक से अपनी पॉलिसी मांगिए। पॉलिसी मांगकर उससे कहिए कि अगर पॉलिसी आपके पास है और आपको पता है कि कौन सी कंपनी ने आपका बीमा किया है, तो आप उसे फोन लगा सकते हैं। क्षतिग्रस्त फसल की कंडीशन में जब आपको नुकसान हो जाए, अनावृष्टि से हो जाए, अतिवृष्टि से हो जाए, या कोई रोग जनित बीमारी से हो जाए। एक साल हम लोगों ने 2008 में बड़ा आंदोलन खड़ा किया था मध्य प्रदेश के अंदर, और इल्लियां लगी थी, कामला कीट आया था। वो जो इल्ली थी बहुत बड़ी साइज की थी, कामलिया कीट थी, और उसने बहुत सारे सोयाबीन के खेत इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, आगर, मालवा के पूरे खेत साफ कर दिए थे। और इल्ली का आरबीसी में कोई मुआवजा नहीं था। कितने किसान समाज के दबाव में, किसान नेता ही कहेंगे मैं तो उनको आज की तारीख में भरत से भी ज्यादा मानता हूं। भगवान भरत के बाद अगर किसी ने शासन किया है हमारे यहाँ किसानों के हित में, तो वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं। मैं तो कई बार सभाओं में कहता हूं कि भरत के श्राप हम किसानों को अभी भी हैं, और शिवराज के श्राप पता नहीं कितने दिनों तक रहने वाले हैं। किसानों की हालत को सुधारने के लिए सरकारों ने अच्छा काम किया, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी धरातल पर अब कहीं ना कहीं कुछ कमियां खड़ी हो रही हैं। तो कामलिया कीट के लिए उस वक्त मध्य प्रदेश की सरकार ने परिवर्तन किया और इल्ली को भी प्राकृतिक आपदा मानकर, उसको भी मानकर किसानों को मुआवजा दिया। उस साल पहली बार मुआवजा, लोगों ने समझा कि मुआवजा क्या होता है। ये मध्य प्रदेश की कहानी थी। तो अगर हमारे पास पॉलिसी है, अगर हमारे पास में ये पता है कि हमें किस कंपनी ने मुआवजा बीमित किया है,
तो हम उसे सूचना दे सकते हैं। फसल बीमा योजना में लिखा हुआ है कि यदि आप कंपनी को सूचना ना दे सके तो अपने गांव के पटवारी को भी सूचना दे दें, अपने गांव के ग्राम सेवक को भी सूचना दे दें। वह ग्राम सेवक 72 घंटे के अंदर किसान के खेत का सर्वे जरूर करने आएगा। वो कंपनी का कर्मचारी किसान के खेत का सर्वे करने आएगा। अब ग्राम इकाई है और खेत इकाई है। जरूरी नहीं है कि पड़ोसी के खेत में फसल खराब हो गई है तो आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। अब सभी को अपना नुकसान लेने का हक है। पहले तहसील इकाई होती थी, फिर ग्राम पंचायत इकाई हुई, अब खेत इकाई है। लेकिन जानकारी के अभाव में वृहद किसान समाज इस चीटिंग का शिकार हो जाता है। और ये जो बड़े स्कूलों से पढ़ के आए हुए बड़े बाबू लोग होते हैं ना, ये मजा ले जाते हैं साहब, किसानों के हक को लूट ले जाते हैं। किसान अपने हक के लिए सचेत हो जाए, किसान अपनी स्थिति सुधारने के लिए जागृत हो जाए। व्यवस्था परिवर्तन की ये लड़ाई जो पतंजलि द्वारा लड़ी जा रही है, किसानी को बहुत ऊपर ले जाने का, समृद्ध किसान आपकी मंशा है। दैनिक योगाहार कार्यक्रम के अंदर कई सुधी विद्वान को सुनने का काम पड़ता है। आदरणीय भाई साहब रामकृष्ण जी, रघुवंशी, डॉक्टर किशोर दुबे, भुवनेश्वर राय जी, पता नहीं कितने लोग आपके साथ। बावला जाट सुना उस दिन, अरे गजब, मन प्रसन्न हो जाता है। कभी कभी सोचते हैं कि नहीं, जरूर स्पंदन हो रहा है, कहीं ना कहीं इस देश को बचाने वाले लोग अभी जिंदा हैं। हमारे यहाँ कहावत है कि धरती शेषनाग के फन के ऊपर है, और ये सब वो शेष के ही मुख हैं जो इस धरती को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं के सबल पर ये धरती खड़ी हुई है। कोई बीज बचा रहा है, कोई फल बचा रहा है। एक बड़ा ही उद्बोधन अपने इस सत्र में आया था कि जब आप खेत पे जाओ ना तो खाली हाथ ना हो। किसान अपने कुएं से जाता है तो खाली हाथ नहीं आता है, लेकिन जब वो बाजार से आता है तो खाली हाथ आता है। वो हिसाब लगा के आता है कि मैंने खाद वाले का हिसाब कर दिया है, मैंने बीज वाले का हिसाब कर दिया है, मैंने कीटनाशक वाले का हिसाब कर दिया है। और घर जब वो आता है और पत्नी उससे पूछती है कि आज हमारे लिए आप क्या लाए हो, कोई हार नहीं लाया, कोई टीका नहीं लाया, कोई बिंदी नहीं लेके आया, सिर्फ हाय हाय लेके आया है। किसान हाय हाय कर रहा है। बहुत कुछ उसके लिए करना है। इस साल तो किसान को, पूरे साल हमने किसान किसान को देखा है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, दिल्ली की सड़कों को जाम करने वाले के रूप में हम किसानों को बना दिया गया। वो विपुल धन पैदा करने वाला अन्नदाता किसान इस साल बदनाम भी हुआ है। समझदारी के अभाव में, जागरूकता के अभाव में, किसानों की एकता के अभाव में, सही बातों को उन तक नहीं पहुंच पाने के कारण राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के द्वारा द्वेषतापूर्ण उसकी छवि को खराब करने का प्रयास भी इस साल किया गया। कितना देर तक अपन इस पे बातचीत कर पाएंगे? किसानों के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या हो गया मेरा? वो किसानी का एक मुद्दा ही ऐसा है साहब, इस पे कब तक बात करोगे आप?
ये चिर समय तक चलने वाला है। एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग देने वाले बंधु ने मुझसे कहा कि यदि राजनीति करना चाहते हो, ऐसे मुद्दे पर राजनीति करो जो कभी खत्म नहीं होगा। किसान राजनीति का मुद्दा नहीं है साहब। किसान को बचाने का समय आ गया है, किसानी को बचाने का समय आ गया है। 2000 मिलीनियम वर्ष में बाउंड्री वाले एक शहर सोयत कला के अंदर में भाषण दे रहा था, तब मैंने कहा था कि एक दिन आएगा कि गेहूं 2,000 रुपये कुंटल बिकेगा, 2,000 रुपये कुंटल बिकेगा। और किसान को खेती करने के लिए तनख्वाह देना पड़ेगी, वेतन देना पड़ेगा। यदि कृषि इसी तरह घाटे का सौदा रही तो सच मानिए आप, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां से किसान पुत्रों ने खेती से मुंह मोड़ लिया है। वो मजदूरी के लिए जा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। सुबह 8 बजे घर से निकल जाते हैं, रात को 8 बजे बाद आते हैं, जेब में 400 रुपये रहता है। दिन भर खेत में काम करने वाला किसान शाम को घर जाता है, खाली हाथ जाता है। तब डंकल प्रस्ताव आया था, हमको WTO का सदस्य बनाया गया था। उस समय की ये रैली थी, डंकल का विरोध कर रहे थे। तब हमको पता चला कि मैं कह रहा था कि 2,000 रुपये कुंटल गेहूं बिकेगा। एक महाजन बंधु उठ के आए और कहा, बंधु अगर 2,000 रुपये कुंटल गेहूं बिकेगा तो फिर समाज खाएगा क्या? आज हम देख रहे हैं गेहूं के रेट 2,000 रुपये क्विंटल हैं और समाज में गेहूं भी आ रहा है और 1 रुपये किलो में मिल रहा है। व्यवस्था है, अच्छे मन से की गई है, तो महंगा होने के बाद भी गेहूं हर मुंह तक जा रहा है, बल्कि रिसाइकल हो रहा है साहब। सरकार के द्वारा बांटा गया गेहूं बाजार में पुनः बिक जाता है और फिर से रिसाइकल होकर वो वापस सरकार के पास पहुंच जाता है। किसानों की हालत को सुधारने के लिए अच्छे मन से आगे आना होगा, बड़े मन से आगे आना होगा। उन्हें खेती करना तो हम सिखाएंगे ही सही, और वो तो खेती करते ही आ रहे हैं, पहले से काफी समय से करते आ रहे हैं, पूर्वजों के समय से करते आ रहे हैं। लेकिन उनके बीच में जो हमने छोटे छोटे वायरस डाल दिए हैं, कीटाणु डाल दिए हैं, ये जो गाय माता है जो आपके घर में बंधी हुई है, ये आपके किसी काम की नहीं है। उसको छोड़ दो। घरों से बाहर गाय को कर दिया गया। यदि गाय घर में होती तो चराने के लिए जमीन की आवश्यकता होती। उसको आप कब तक अपने घर में बांध सकते हैं? बड़े फार्म हाउस वालों के लिए तो शायद ये समस्या नहीं है, किंतु छोटी जोत का किसान जो 5 बीघा या 10 बीघा जमीन, 2.5 एकड़ या 5 एकड़ जमीन का मालिक है, वो अगर 5 या 10 देशी गाय को अपने पास बांध ले और उसके आधार पर खेती करना चाहे भी, तो उसको चराने के लिए अपनी जमीन चाहिए। और जमीन तो हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने पट्टे पे बांट दी है। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं कि पट्टे पे क्यों दी गई है, लेकिन चरनोई की जमीन जिसका लैंड यूज परिवर्तन नहीं हो सकता, उस जमीन को बांट दिया गया है। पहले वो 2% तक थी, उसके बाद की सरकारों ने यह भी कहा कि आप मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में कोई भी जमीन पर आप हाथ रख दीजिए, हम आपको वो जमीन अलाट कर देंगे। और अभी मेरे शहर के पास में लगभग 3,000 बीघा जमीन सोलर प्लांट को दे दी गई। किसानों से चर्चा हो रही थी तो कह रहे थे कि बल्डा जो था, बल्डा मतलब हमारे जो
जिसपे सरनई थी, जिसपे गाय चराई जाती थी, वो एक बड़ी कंपनी, सोलर की कंपनी है मध्य प्रदेश की, उसको दे दी गई। पहले एक किसान के खेत घर पे 20-20, 25-25, 50-50 गाय होती थी, और इतनी गाय होती थी तो वो चरने के लिए उस सरकारी बल्डे पे ही जाती थी जो गौ के लिए आरक्षित था। हर गांव में गोठान की जमीन होती थी जहां सारे गांव की गायें इकट्ठी होती थी और वहां से उन्हें चराने के लिए ले जाया जाता था। आज गांव में गोठान की कोई जमीन नहीं है। आज छूटे हुए गायों के लिए, जानवरों के लिए एक कांजी हाउस होता था जिसमें उसे, जिसका कोई मालिक नहीं होता था, उसे रखा जाता था। व्यवस्था खत्म हो गई। गाय जिस जगह क्षेत्र पे जाती थी चरने के लिए, दिन भर वहां पर चरती थी, वहां से वो जो जड़ी बूटियां खा के आती थी, जिस जड़ी बूटी को खा के आने के बाद उसके दूध की तासीर बदल जाती थी। कोई कहता है कि गाय के दूध में स्वर्णसार पाया जाता है, जिसकी कीमत अब तो लाखों रुपए लीटर होना चाहिए। वो स्वर्णसार उसे प्राप्त होगा कहां से? केवल सूर्यकेतु नाड़ु से नहीं प्राप्त होता है। वो जब चरने के लिए जाती है तो वो सरफुंका भी खाती है, पत्थर चट्टा भी खाती है, वो सारे दिव्य औषधियों को वो खा के आती है, और गांव अपने मालिक की सेहत के हिसाब से खा के आती है। गाय, पृथ्वी, ये सब माँ है। आज उसके चराने की जगह के ऊपर कंपनियों के अधिकार हो गए हैं। मेरे ही अकेली तहसील में हम अगर ध्यान दें तो लगभग 10,000 बीघा जमीन को अन्य किसी प्रयोजन में यूज किया जा रहा है। केवल एक छोटी तहसील की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक बहुत छोटे से एरिया की बात कर रहा हूं। लगभग सराउंडिंग एरिया अपन मान ले 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया के अंदर अगर उस गोलाकार क्षेत्र को हम नापे तो उसके अंदर से लगभग 10,000 बीघा जमीन ऐसी है जो कंपनियों के पास चली गई है, और उन जमीनों पे सोलर के प्लांट हैं। वो जमीनें अन्य किसी प्रयोग में आ रही हैं, और शहर बड़े होते जा रहे हैं, कंक्रीट के जाल खड़े होते जा रहे हैं, कॉलोनियां आती जा रही है, कृषि जोत घटती जा रही है। और कृषि जोत घटती जा रही है, उसके बावजूद भी किसान खेती से मुंह मोड़ रहा है। ये भविष्य के चिंता का विषय है। हम अन्न किसी फैक्ट्री से पैदा नहीं कर सकते। अन्न के लिए हमें खेतों में ही जाना पड़ेगा। अन्न के लिए हमें खेतों की ओर जाना पड़ेगा। कृषि मित कृषस्व ऋग्वेद में आया है। खेती ही करो। कौन सी करो? वह जो शोषण वाली खेती है, वह जो घाटे वाली खेती है, वह जो 120 दिन 180 दिन की मेहनत के बाद सिर्फ 2 या 4 घंटे में लूट ली जाती है। पर कबीर कहते हैं कि बुरा जो देखन में चला, पुराना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। कृषि के सुधार के लिए सबसे पहले हमें बदलना होगा। बहुत समय पहले हमारे क्षेत्र के आर्य समाज के बड़े कार्यकर्ता आदरणीय काशीराम जी अनल कहते थे, घर घर अलख जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। निर्मल योगग्राम योगाहार कार्यक्रम ये जो है, इसके माध्यम से जो हमें प्रेरणा मिली है, निर्मल जैविक योगग्राम की ये यात्रा बंधु बने सिंह जी के साथ सुसनेर क्षेत्र के अंदर हम प्रतिदिन एक गांव के जागरण का संकल्प लेकर प्रतिदिन किसानों के बीच जा रहे हैं, अपनी आवाज़ को उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने विषय उनके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, रसायन मुक्त खेती, जहर मुक्त खेती, फसल सुधार, नस्ल सुधार, ऐसे विषयों पर चर्चा करते हैं। परमपिता परमेश्वर
हमें ये सफलता प्रदान करे। दैनिक योगाहार कार्यक्रम की शायद हमारी ये यात्रा सफल हो, ऐसी धारणा है। इस सदन में इस वक्त भी 23 बंधु जुड़े हुए हैं और लगभग 216 के लगभग ग्रुप के सदस्य, सभी भारत के, बेटा इधर ध्यान रखते हैं, सुदूर प्रांतों से जुड़े हुए लोग हैं, सारे बंधु हैं और उनका अपना बहुत बड़ा ज्ञान है। इस कक्षा का सबसे छोटा सदस्य हूं मैं, जिसे शायद ज्यादा जानकारी ना हो। अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार इस सदन में मैंने कोई दुस्साहस किया हो, मैं उसके लिए क्षमा का प्रार्थी हूं। आप मुझे अपना अनुज समझकर, यदि मैंने कोई धृष्टता की हो तो उसे नजरअंदाज करेंगे, ऐसा मैं समझता हूं। और आपने मुझे बहुत धैर्यपूर्वक सुना, मेरी अनसुलझी उलझी हुई बातों को सुना। इसके लिए मैं आपका अपने हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आप मुझे साथ में लेकर चलेंगे तो मेरा ज्ञान शायद मैं एक शिक्षार्थी की तरह आपसे प्राप्त करता रहूं। मनुष्य सारी जिंदगी शिक्षार्थी ही रहता है। हो सकता है कि मैं किसी गलत रास्ते पे जा रहा हूं, आप बंधुओं के साथ किसी सही रास्ते पे चलने का प्रयास करूं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। मन की पीड़ा है, किसानों की समस्या और बहुत सारे विषय हैं जिनको मैं समाज में जब देखता हूं तो मन बहुत दुखी हो जाता है। हम बहुत आवाज लगाते थे, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। सस्ती बिजली, खाद और पानी मांग रही है आज किसानी। यदि किसान के घर तक हर सुविधा मुहैया कराने का प्रयास भारत सरकार करे, मध्य प्रदेश की सरकार करे, सारे राज्यों की सरकार करे, ये देश पुनः एक बार सोने की चिड़िया बनेगा। भगवान बलराम की जय, कृषि देवता भगवान बलराम की जय। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय शास्त्री जी। आपके विचारधारा, आपके संघर्ष, आपके मार्गदर्शन को और किसान की पीड़ा को आपने बहुत करीबी से जाना, उसको सुलझाया और लगातार आपका जो निर्मल जैविक ग्राम अभियान यात्रा आप निरंतर कर रहे हैं, ऐसे पुरुषार्थ को मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। अरे नहीं वन, आप जो प्रतिदिन एक गांव में किसानों के साथ जाना, ये सरकार भी नहीं कर पा रही है, वो व्यक्ति भी नहीं कर पा रहे हैं जिनका ये काम है, जिनको सरकार लाखों रुपए वेतन के रूप में दे रही है, संसाधन दे रही है, परंतु आपकी पीड़ा और हम सबकी जो इच्छा है कि हम किसान का कल्याण कैसे हो, आपने संघर्ष किया, चाहे वो संतरे का पौधे को लेकर, आम के पौधे को लेकर हो, या आपने आंदोलन की जगह जागरण जन जागरूकता की बात कही, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। आपने गोचर भूमि के विषय पे तमाम चीजें कही हैं। चूंकि हमारे साथ पतंजलि योगपीठ से आज द्वय माने हमारे चीफ जनरल मैनेजर आदरणीय पवन कुमार जी हैं और जनरल मैनेजर आदरणीय विवेक बैनीपुरी जी उपस्थित हैं, जिनके मार्गदर्शन और नेतृत्व से यह योगाहार कार्यक्रम का आज 393वां दिन है। मैं समय न लेते हुए, मुझे बहुत कुछ कहने की इच्छा हो रही है आपके लिए, उस योगाहार कार्यक्रम के लिए, परंतु जब विद्वान जन
और यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं चाहूँगा सीधे कि मैं सबसे पहले आदरणीय पवन कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आएँ और आज के योगार कार्यक्रम में अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। मेरी आवाज आदरणीय पवन कुमार जी का नहीं दिख रहा है। अब चलिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, बड़े मुझे आज गर्व है और खुशी है ऐसे शख्सियत की कि जिन्होंने इस योगार कार्यक्रम की नींव रखी और आज यहाँ लाके खड़ा कर दिया। जो देश देख रहा है और विदेश देख रहा है, इसका प्रभाव भी किसानों पर और समाज में पड़ रहा है। ऐसे मैं अपने मार्गदर्शक आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। मेरी आवाज पहुंच रही है तो शायद आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी और आदरणीय पवन कुमार जी किसी अर्जेंट कॉल के माध्यम से कोई मीटिंग में चले गए हैं। तो मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमारी योग क्लास और हमारे चीफ गेस्ट और आज के योगा कार्यक्रम के बारे में अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। धन्यवाद मुन्नीलाल जी। आज की कक्षा जो हुई बहुत ही अनूठी हुई और अविस्मरणीय रही, ऐसा मैं बोलूंगा। मैं तो हर दिन कक्षा का मतलब अध्ययन करता हूँ और उसका सहभागी हूँ। आज की जो हमारी योग शिक्षिका थी, उसने भी एक अच्छे मैडम के जरिए, जैसी बहुत एक्सपीरियंस लेडी रहती है मॉनिटरिंग करने वाली, जैसे हमारे मुख्य अतिथि जी ने बोला, तो उस तरह से उन्होंने क्लास लिया। और हमारे मुख्य अतिथि भूपेंद्र जी के बारे में क्या बोले। कल के क्लास में एक हमारे सज्जन